हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सरोजा फार्मा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है, कंपनी अभी जो स्पेशलिटी केमिकल्स और उसके अलावा जो एपीआई यानी कि जो फार्मा से रिलेटेड जो एपीआई वगैरह बनते हैं तो उसे ये कंपनी एक्सपोर्ट करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर ये कंपनी हमें एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है, देखिए पाकिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया, रशिया हो गया, जॉर्डन हो गया, हांगकॉन्ग और सिंगापुर, ये मेन कंट्रीज हमें यहाँ पे कंपनी के एक्सपोर्ट के अंदर हमें यहाँ पे ये नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें केमिकल सेगमेंट के अंदर भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 1 साल से जो केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 1-2 क्वार्टर्स और हमें यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम एपीआई सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एपीआई सेगमेंट के जो अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़े कंपनी के जो मार्जिन वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो हमें इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहने के वो सेगमेंट में आने वाले टाइम पे कंपनी के लिए भी हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए ये कंपनी ट्रेडिंग करने का काम करती है, यानी कि कई और से प्रोडक्ट को लेके ये कंपनी फिर सेल करने का काम करती है। यहाँ पे ये कंपनी की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो कहने के देखा जाए तो वो थोड़ा नेगेटिव भी है। लेकिन देखिए अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हो तो वहां पर आपको ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। एक अच्छे लेवल पे अगर आप पहुंच जाते हो तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने सेटअप करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा तभी आप वहाँ पे मार्केट में अच्छे मार्जिन पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कंपनी को सेटअप करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी के कुछ अनसिक्योर्ड लोन से उसे कंपनी को रीपे करना है और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ का जो खर्चा होने वाला है वो भी कंपनी यहाँ पे इसी से हमें यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अराउंड अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे 2021 में लगभग 36 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर 2022 में काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिले थे, 55 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें जाता हुआ नजर आया था। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें 50 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 9 से 10% जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे वो हमें गिरते हुए यहाँ पे नजर आए हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर 73 लाख रुपीस के लगभग था और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी रिसेंटली कंपनी ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए के लगभग का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू करके कंपनी अचीव 1 करोड़ के लगभग ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि हार्डली 2% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखिए ये दिखाता है कि हमें जो ट्रेडिंग वाला जो बिजनेस होता है वहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इसीलिए नॉर्मली अगर आप देखोगे जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं तो वहाँ पे कोई ज्यादा पी रेशियो मार्केट उन्हें देना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे जितना अगर आपका एसेट टर्नओवर अगर आपका ज्यादा नहीं रहेगा, यानी कि आपकी इन्वेंटरी अगर जल्दी क्लियर नहीं होगी तो वहां पर आपका आरओई ज्यादा नहीं रहेगा। और यहां पर एक बार के लिए इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाता है तो वहां पर आपकी जो इन्वेंटरी है 5 से 6 महीने के लिए आपके पास में पड़ी हो जाती है और आपका जो टर्नओवर होता है वो एकदम से कम हो जाता है और वहां पर आपका जो आरओई होता है वो वहां पे काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाली है। लेकिन देखिए जब आप छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करते हो तो वहां पे आप अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं लो मार्जिन करके बेचना पड़ता है। ये एक हमें दिक्कत वहां पे थोड़ी देखने को मिलती है। लेकिन देखिए अगर धीरे धीरे आप उसको स्केल करते हो, यानी कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है तो अगर आप 2-3 साल तक उसको लगातार स्केल करते रहते हो, यानी कि जो आपके प्रॉफिट को अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते रहते हो तो कहीं कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो 2-3 साल के बाद में हमें थोड़ी कम होती हुई नजर आती है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 अगस्त को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि परसों ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 5 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम आईपीओ के प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 84 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर हमें देती हुई नजर आ रही है। अराउंड 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अराउंड 1,34,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं टोटल इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 9 करोड़ 11 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और पूरा फ्रेश इश्यू यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास में जाएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 11 करोड़ के लगभग 11 लाख रुपए के लगभग मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जो एक तरीके से जो मार्केट मेकर है उनका मेरे ख्याल से यहाँ पे पोर्शन रहेगा। और उसके अलावा लगभग 4.5 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा देखने को मिलेगा। 4.5 करोड़ के लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे एचएनआई कोटा ये कंपनी का रहेगा।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 11 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 12 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 13 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,34,400 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले, और रिटेल कोटा के अंदर आप यहाँ पे एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 33 से 34 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 30 से 31 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल की अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के नजर नहीं आते। एक नॉर्मल काइंड ऑफ जो 10 से 15% के ग्रोथ के नंबर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते। तो उसके कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो हमें यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का डेट भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक बार के लिए यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ से पैसा आएगा उससे थोड़े अनसेक्योर्ड लोन्स यहाँ पे कंपनी रीपे करेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्विटी भी कंपनी की बढ़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल रिस्क है कंपनी का वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिए तो आपने बिल्कुल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसी टाइम पे हमें एक बेसिक फ्लाई करके जो एक कंपनी उसका आईपीओ में इसी टाइम पे ओपन होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे पब्लिक की फुल हमें डिमांड देखने को मिली है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा खासा जो पब्लिक के पैसे की अगर हम बात करेंगे तो उस आईपीओ में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म यानी कि अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, यानी कि अगर आप अपनी कैपिटल का थोड़ा हाई रिस्क अगर आपको ट्रेड अगर आपको लेना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप इंडिकेशन देख सकते हो। क्योंकि अगर यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर सेटअप वगैरह करेगी, लेकिन देखिए ये काफी लंबा प्रोसेस जाएगा। तो मैं इस सिनेरियो में क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर क्योंकि देखिए अभी कंपनी के पास में पैसा आएगा, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी तो लगभग 2-3 महीने उसमें लग जाएंगे, तो फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा तो लगभग 5 से 6 महीने वो रेवेन्यू में आने स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मैं नॉर्मली यहाँ पे अगर इतना लंबा व्यू मेरे ख्याल से नहीं खेलना चाहिए। मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद में जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी उसके बाद में आपने रेगुलर कंपनीज को ट्रैक करना चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ देखिए कभी कभी अगर आपको श्योरिटी मिल जाती है, अगर आप उसको 10 से 20% प्रीमियम भी अगर आप खरीदते हो तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद में देखना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से अप्लाई करने के लिए तो मुझे लगता है कि ना तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, और लिस्टिंग के लिए भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सरोजा फार्मा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।